हेलो एवरीवन, वेलकम टू उगी प्रो क्लासेस। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के प्री बोर्ड के पेपर को हल करने वाले हैं। यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको प्री बोर्ड एग्जाम के सभी क्वेश्चन को हल करना है ताकि आप समझ आए कि आप बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर परफॉर्म कर पाएंगे। यदि अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता हूँ। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी वस्तु का जो आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। आप ध्यान देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होना चाहिए आभासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आभासी होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, वो भी उत्तल लेंस में। क्या होता है? उत्तल लेंस में। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं? वास्तविक बनते हैं। लेकिन एक ही स्थिति होती है जब हम उत्तल लेंस के सामने वस्तु को क्या करते हैं, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के जब हम बीच रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और आप एक बात हमेशा याद रख लिए कि जो भी प्रतिबिंब सीधा बनता है क्या होता है? आभासी होता है। उसके बाद देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि दूरदृष्टि दोष कारण वस्तु प्रतिबिंब बनता है। आप देखिए क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? यदि किसी व्यक्ति के आंख में दूरदृष्टि दोष हो गया है। दूरदृष्टि दोष का मतलब पहले आप समझिए, इसको आपको समझने के लिए यही मात्र करना है कि दूर की दृष्टि, क्या कहेंगे? दूर की दृष्टि और निकट का दोष। इसका फार्मूला होता है कि दूर की दृष्टि निकट का दोष, इसी को हम दूरदृष्टि कहते हैं। इसका मतलब है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी रेटिना हो गई। क्या हो गई? ये हमारी रेटिना हो गई। जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा? दूर की वस्तु को हमें दिखाई देगा लेकिन जो नजदीक वस्तु वो नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होगा? प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बन रहा है। क्या होगा? जब प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनेगा तो दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसमें क्या होगा आप देखते हैं, रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब। क्या बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कहा हुआ कि भी हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो लाल रंग की जो विचलन होता है सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। और बैगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही? ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि विद्युत हीटर की जो सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है तो उत्पन्न उष्मा ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि P बराबर यानी क्या होता है? P बराबर W/T या H/T रख लेंगे। यहाँ सामर्थ्य देखेंगे 0.5 किलोवाट है तो आप इसको वाट में बदलने के लिए 1000 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। और यहाँ से आपको H का मान ज्ञात करना है। टाइम दिया है 20 मिनट दिया है, इसको आप सेकंड में बदलना है तो 60 का आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो आपका H बराबर हो जाएगा 0.5 गुणे 1000 और यहाँ से आपका हो जाएगा 3 अरे 6 दूना 12, कितना? 6 दूना 12, 1200 हो जाएगा। तो 12 पंजे आपका यहाँ से 60 हो जाएगा। कितना? 12 पंजे 60 यानी 6 हो जाएगा और गुणे आपका 1000 हो जाएगा। और हम 100 को क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल दे रहे हैं। जब 100 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे 3 2 कितना? 5 जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 गुणे 10 घाते 5 जूल। कितना? 6 गुणे 10 घाते 5 जूल आपका उत्तर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। यहाँ आपसे पूछिए कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई जो होती है जूल होती है। लेकिन यहाँ पर जूल नहीं दिया हुआ है तो आप सिंपली निकालते हैं P बराबर W/T होता है। इसका मान हो जाएगा आपका वाट और इसका मान W/ इसको घंटा है तो वाट घंटा हो जाएगा। क्या? वाट घंटा, तो किलो वाट घंटा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलो वाट घंटा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। यदि कोई आवेशित कण क्या है? गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक को रखने पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक बिलियन का पीएच मान 5 हो तो बिलियन क्या होगा? आप सभी को पता है कि बिलियन का पीएच मान 5 यानी 7 से कम होगा
तो वह विलयन अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो वह विलयन क्षारीय होगा, और 7 होगा वह विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काला हो जाता है, इस तत्व का नाम बताइए। जब भी हम कॉपर को गर्म करते हैं तो वायु की उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि काला हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी ठंडे जल के साथ अक्रिया करती है। तो जो कैल्शियम होती है वह ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, और जो एजी होती है यह भी क्या करती है, ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। जो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO होता है, जिसको हम मेथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं, तो इसका आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि मुद्रा धातु क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं कि जिससे मुद्रा बनाई जाती है इसको मुद्रा धातु कहते हैं। कॉपर क्या है, एक मुद्रा धातु है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यलाई विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो यलाई आप जानते हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था। तो मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा का गृह किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा का जैसे पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस में जीन का प्रारूप क्या दर्शाता है। तो एक संकर क्रॉस में जो जीन का प्रारूप होता है 1.2.1 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है यह श्वसन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन जो है हाइड्रिया में पाया जाता है, किसमें, हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन का विशेष लक्षण है। तो जो द्विनिषेचन होता है वह आवृत्त बीजी पौधों में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि दाएं नीले से अशुद्ध रक्त किस अंश में जाता है। तो फेफड़ों में जाता है, किसमें, फेफड़ों में जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी, इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो आप इसमें मान रखेंगे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो 1/-5 हो जाएगा बराबर 1/v प्लस 1/-10। -10 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/5। इसको आप हल कर लेंगे तो आपका प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी और आप बता देंगे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की आंख के लिए निकटतम बिंदु क्या होता है। तो मनुष्य की आंख के लिए जो निकटतम बिंदु होता है 25 सेमी होता है, जबकि दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि 3 नंबर ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर एक ओम की परिभाषा दीजिए। ओम का नियम V बराबर I इंटू R होता है, इसमें आपको R यानी ओम का, एक ओम का नियम लिखना है। जब एक वोल्ट क्या होगा, एक वोल्ट 1 सेकंड में प्रवाहित होगा, जैसे 1 वोल्ट V का मान हो गया 1 हो गया, इसका R हो गया, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। कितना, R बराबर 1 ओम हो जाएगा। इसी को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। कह रहा है कि उसके बाद किसी विद्युत चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने में 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो कुल आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश क्या होता है, आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, NI होता है, जबकि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। क्या होता है, Q/T होता है। तो क्या हुआ है, 1 मिनट में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट में प्रवाहित होता है, तो 1/60 सेकंड करेंगे तो Q का मान आपका 60 कूलाम आ जाएगा। 60 कूलाम आ गया तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। Q बराबर NI होता है। क्या होता है, Q बराबर NI, तो ये 60 कूलाम हो गया। N का मान आपको पता है 6 पॉइंट कितना होता है, 03 गुणे 10 की घात 23 गुणे आप ज्ञात करेंगे क्या, ई। आप NEE का मान आप आसानी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है।
एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट लिखा है और 220 वोल्ट लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 250 वोल्ट लिखा है। ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब में अधिकतम प्रवाहित धारा, संलयन परिपथ को प्रवाहित करने की गणना कीजिए। तो इसको आप अच्छी तरह से हल कर लीजिए, यह आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत मीटर दिया है, आपको विद्युत मोटर का सिद्धांत ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इसको आपको 100% तैयार करके जाना है। यहाँ से आपका 6 नंबर तैयार हो जाएगा। यदि आप इसको तैयार करके नहीं जाते हैं तो आपका 6 नंबर कट जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन विद्युत मोटर और डायनेमो, ये विद्युत मोटर और डायनेमो दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो दोनों में से एक को या दोनों को आप अच्छी तरह से याद करके जाएंगे, इसको आपको तैयार करके ही जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अथवा इसको हल करिए। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन खंड ब से दिया है, रासायनिक से स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं? मेंडल के आवर्ती नियम को लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि लिखिए। मैं आशा करता हूं कि इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से अपने गाइड से, अपने फेयर से तैयार कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन को बता देता हूं, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आप को तैयार कर लेना है। क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को तनु हाइड्रोकार्बोनिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से हल करेंगे। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, परंतु सिल्वर ब्रोमीन डालने पर नहीं होती है। कारण बताना है, संक्रमण तत्व बताना है, डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। मिशेल पप्स को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इस पर टिप्पणी में आपको अगले वीडियो में सभी पर टिप्पणी बता दूंगा कि टिप्पणी आपका कौन कौन पूछा जाएगा आपके एग्जाम के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के लिए मुख्य नियम लिखना है, मुख्य विशेषताएं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर दिया है कि एलील या युग्म विकल्पी किससे कहते हैं, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, उत्पादक और अपघटन में क्या अंतर होता है, मानव के उत्सर्जी अंक का सचित्र वर्णन करना है, जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली जनसंख्या वृद्धि पर यहाँ पर देख सकते हैं उपायों पर क्या करना है, वर्णन करना है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और सभी को तैयार कर लीजिए। आज जितने भी प्री बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, आप प्री बोर्ड के पेपर को देखिए, कैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सभी क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं याद है, उसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। वही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है। तो अच्छी तरह से अपनी तैयारी कीजिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। अब मैं मिलता हूं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।